So, good morning, student. Welcome in your bio class. So, today's last topic of biomolecules. It is enzymes. We have discussed already what is enzymes, and secondly, the character of enzymes. Then, after that, how to enzymes work in so many metabolic activities. Clear, student? Now, we have already read how do enzymes bring about such high rate of chemical conversions, means जो enzymes है वो high rate conversions क्यों करता है. We have already discussed this graph concept of activation energy. यदि enzymes है तो activation energy कम हो जाएगी, transitions state जल्दी आ जाएगी, और एंजाइम्स नहीं है तो ट्रांजिशन स्टेज और एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी देर के बाद आएगी. ठीक है बेटा, तो ये जो है रिएक्शन को इसीलिए फास्ट करता है. फिर नेचर ऑफ एंजाइम्स एक्शन. नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में आपने रीड किया कि एंजाइम्स में जो बाइंडिंग पॉइंट्स होते हैं वो सबस्ट्रेटम से अटैच होकर एक सबस्ट्रेटम और एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं. ठीक है, जो आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट फ्री हो जाता है, एंजाइम्स फिर से फ्री हो जाता है नेक्स्ट रिएक्शन करने के लिए. सो दिस इज एंजाइम्स रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटीज़, इट इज़ टेम्परेचर एंड पीएच. दो फैक्टर्स हैं स्पेशली जो एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं. दिस वन इज़ पीएच और टेम्परेचर. तो टेम्परेचर तो yes, we just discuss about temperature. Enzymes generally functions in very narrow range of temperature and pH. Each enzyme show its highest activity is a particular temperature and pH. It is called as optimum temperature and optimum pH. What is the optimum temperature and optimum pH? जब enzymes अपनी highest activities को show कर रहा है. ठीक है, this is called as enzymes optimum temperature and optimum pH. Activities decline both below and above. यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या pH ज़्यादा या कम, दोनों कंडीशंस में it may be increase or it may be decrease. In both conditions activities decline. Clear? The optimum values decline above the optimum values. मतलब जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उससे वो कम हो जाएगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर, या पीएच इंक्रीज़ करने पर, पीएच डिक्रीज़ करने पर. ये एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ 9.7 इफेक्ट द चेंज इन पीएच. इसमें एक एंजाइम्स एक्टिविटीज़ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में एंजाइम्स की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये क्या हो रही है, डाउन हो रही है. टेम्परेचर में भी एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद टेम्परेचर चेंज करने पर डिक्लाइन हो रही है. ठीक है. थर्ड आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेटम ऑन एंजाइम्स एक्टिविटीज़. सबस्ट्रेटम, इस सबस्ट्रेटम को इंक्रीज़ करेंगे. देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस दिया है, यहाँ पे सबस्ट्रेटम. तो सबस्ट्रेटम एक कंडीशंस तक सबस्ट्रेटम को इंक्रीज़ करने पर वेलोसिटी बढ़ती है. ठीक है, बढ़ती जाती है, और उसके बाद वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. तो तीनों कंडीशंस में, टेम्परेचर हो गया या पीएच हो गया या सबस्ट्रेटम हो गया, तीनों कंडीशंस पर एंजाइम्स एक्टिविटीज़ एक लेवल तक ऑप्टिमम होती है, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेटम मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या इफेक्ट करता है. विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शंस राइज एट फर्स्ट. सबस्ट्रेटम को इंक्रीज करने पर सबसे पहले रिएक्शन फास्ट होगी. द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज एट मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस तरीके से रिएक्शन एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर जाएगी, which is not exceeded by any further rise in concentration of substratum. After that, if we increase concentration of substratum, the functions of the enzymes or reactions will not no rise, पढ़ेगा नहीं. It is because that enzymes molecules are fewer than the substratum molecules. और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजाइम्स जितने सबस्ट्रेटम को जितना एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है वो एंजाइम्स की कमी हो गई, सबस्ट्रेटम ज़्यादा हो गए हैं. ठीक है.
देर आर नो फ्री एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स, और ऐसे कोई फ्री एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स नहीं जो सबस्ट्रेटम को बाइंड अप कर सकें। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेटम स्टेट्स दैट ए particular points from in particular points the reaction will be rise. After that reaction will be fewer than the substratum molecules. Why? Because there is a less number of or lack of enzymes in compared to substratum. जब substratum के comparison में enzymes कम हो जाएंगे तो reaction slow हो जाएगी. The activities of enzymes is also sensitive to the presence of specific chemical. हाँ, अब इसके बाद क्या होता है कि एंजाइम्स जो है बहुत सेंसिटिव होता है, स्पेसिफिक केमिकल में एंजाइम्स जो है और ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं. तो ये एंजाइम्स को भी इफ़ेक्ट करने वाले दो फैक्टर होते हैं. एक तो इनहिबिशन और केमिकल इज कॉल्ड एज इनहिबिटर, जो कि एंजाइम्स एक्टिविटीज़ को शट ऑफ करते हैं, मीन्स रोकते हैं, वो इनहिबिटर है. और इनहिबिटेशंस करते हैं, और वो जो एंजाइम्स हैं केमिकल हैं जो एंजाइम्स को शट ऑफ कर रहे हैं वो इनहिबिटर है. व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल्ड विद द सबस्ट्रेटम इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. और ऐसा क्यों होता है कि इन कभी कभी इनहिबिटर और सबस्ट्रेटम के मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत रिसेंबल करता है. ठीक है, तो वो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर देता है. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. बेटा समझ में आया क्या है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? कुछ केमिकल जो सबस्ट्रेटम के नियरली क्लोज होते हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं और इनहिबिट कर देते हैं. दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. ठीक है बेटा, तो बेसिकली एंजाइम्स भी इफ़ेक्ट करते हैं कि किस तरीके का केमिकल उसमें अरेंज है. ड्यू टू द क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज विद द सबस्ट्रेटम द इनहिबिटर कॉम्पिटेट विद द सबस्ट्रेटम फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम्स. और चूँकि क्लोज स्ट्रक्चर है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, तो वो एंजाइम्स की बाइंडिंग साइट को ग्रैस्प कर लेते हैं, जिससे सबस्ट्रेटम बाइंडिंग साइट पर अटैच नहीं हो पाता है और रिएक्शन स्लो हो जाती है और डिक्लाइन हो जाती है. इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेटम सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर. सच एक एग्जाम्पल्स दिया है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज. सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम्स है जो मेलोनेट के बहुत ही क्लोज by malonate which closely assembled the substratum succinate. मेलोनेट जो सक्सिनेट के काफ़ी क्लोज वो है, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स को मेलोनेट जो है उसकी एक्टिविटीज़ को स्लो कर देता है. इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में कुछ बैक्टीरियल पैथोजेंस भी आते हैं जो पैथोजेंस और उसकी एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को स्लो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर किस तरीके से क्लासिफाइड किया है एंजाइम्स को. इट इज़ फर्स्ट है ऑक्सी रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स. ऑक्सी फर्स्ट आ गया. एंजाइम्स को 6 क्लास में डिवाइड किया है. ठीक है, और बेसिकली ईच विथ 4 और 13 सब क्लास, और हर क्लास को 4 से 13 सब क्लास में किया है. लेकिन बेसिकली देयर आर 6 type of enzymes are. First is oxyreductase or dehydrogenase enzymes. Second है transferase enzymes. Third one is hydrolase enzymes, lyase enzymes 1, 2, 3, 4, and after that isomerase and ligase. So there are 6 type of enzymes. Activities के according उनको 6 कैटेगरी में है. हाइड्रोरिडक्टेज एंजाइम्स जो हैं ये हाइड्रोरिडक्शन ऑक्सी रिडक्शन जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम्स. सेकेंड वन इज़ ट्रांसफेरेज एंजाइम्स. ट्रांसफेरेज एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं. फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज
reductase, TASES. Second है transferase. Third one is hydrolase. Fourth one is lyase. और fifth one is isomerase. Last one is ligase. अब ये सबके फंक्शंस अलग अलग हैं. अब सबके फंक्शंस क्या हैं? सबसे फर्स्ट आता है ऑक्सीरिडक्टेज, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. ट्रांसफेरेज, दिस एंजाइम्स कैटलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. जैसे एज जी कोई एक सबस्ट्रेटम और कोई एक ग्रुप है, तो उसमें एक एंजाइम्स वर्क करेगा, वो एसिड्स को ऐड कर देगा, ग्रुप को अलग कर देगा. तो दिस इज़ द ट्रांसफेरेज. Hydrolase, enzymes catalyzed hydrolysis of ether, peptide, glycosidic, ठीक है, halides and PN bonds. Lyase enzymes, ये जो है क्या करता है, mechanisms क्या, hydrolysis, lyase enzymes that catalyze removal of group from substratum by mechanisms other than hydrolase leaving double bond. क्लियर? ये जो सिंगल बॉन्ड है, इसको ये एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है. आइसोमरेज इंक्लूड ऑल एंजाइम्स कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन्स. आइसोमरेज मतलब इंटर कन्वर्जन्स ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स है. फ्रुक्टोज ग्लूकोज आइसोमर है. लीगेज, enzymes catalyze the link together two compounds. Enzymes with catalyze joining of CO. Ligase enzymes दो चीज़ों को ज्वाइनिंग करने में हेल्प करता है. लीगेज, डीएनए लीगेज एंजाइम्स डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऐड करने में यूज़ होता है. डीएनए लीगेज या COCH-CN-PO बॉन्ड्स को ये अटैच करता है. कोफैक्टर्स कौन क्या होते हैं? Cofactors, enzymes are composed of one or several polypeptide chain. Polypeptide chain से क्यों है? क्योंकि ये प्रोटीन है. ठीक है ना, बार बार मैं इस टर्म को रिवाइज कर रही हूँ. प्रोटीन है. However, there are number of cases in which non-protein constituents called cofactor. लेकिन कुछ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कोफैक्टर्स हैं. ये एंजाइम्स को बाउंड करके, एंजाइम्स को बाइंड अप करके, ठीक है, एंजाइम्स को कैटालिटिकल एक्टिव कर देता है. एंजाइम्स को भी एक्टिव करने के लिए कोफैक्टर्स. और ये कैसे होते हैं? नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इन दिस instances the protein portion of the enzymes is called apoenzymes. there are three kinds of. हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स का जो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड एज एपोएंजाइम्स. थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स मे बी आइडेंटिफाइड. इसमें जैसे एंजाइम्स को 6 टाइप में डिवाइड किया, ऐसे कोफैक्टर्स को 3 टाइप में. फर्स्ट वन इज कोएंजाइम्स, मेटल और प्रोथेस्टिक ग्रुप. जो कोफैक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट क्या है? प्रोथेस्टिक ग्रुप. सेकंड cofactor, this is cofactor. First is prothestic, second one is coenzymes, और थर्ड जो कोफैक्टर है इट इज मेटल आयन. तो देर आर 3 टाइप ऑफ कोफैक्टर्स. इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हो जाएंगे. प्रोथेस्टिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड्स ऑफ एपोएंजाइम. प्रोथेस्टिक में अब एपोएंजाइम्स भी आपको क्लियर कर चुके हैं. एपोएंजाइम्स क्या है? द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम्स.
apoenzymes, protein portion of the enzymes is called apoenzymes. और apoenzymes प्रोथेस्टिक ग्रुप में क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि दूसरे कोफैक्टर्स से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं इन द बेसिस ऑफ, बिकॉज देयर आर टाइटली बॉन्ड apoenzymes. प्रोथेस्टिक ग्रुप्स में क्या है, टाइटली बॉन्ड टू apoenzymes. फॉर एग्जाम्पल्स peroxidase and catalase, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxides to water and oxygen. Hemo is a prothestic group. Hemoglobin. Hemo is a prothestic group. It is part of the active site of the enzyme. Prothestic group जो होता है वो एंजाइम्स का मेन पार्ट होता है. कोएंजाइम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. सेकेंड कौन सा था, फर्स्ट प्रोथेस्टिक, सेकेंड कोएंजाइम्स. Coenzymes is also organic compounds, but their association with the apoenzymes is only transients. ठीक है ना, एक थोड़े से समय के लिए ट्रांसिएंस कंडीशंस तक में वो कोएंजाइम्स apoenzymes से क्या होता है, अटैच होता है, यूजुअली occurring during the course of catalyst. Furthermore, coenzymes serve as a cofactor in a number of different enzymes catalytic reactions. The coenzymes examples are NAD. NAD क्या है, एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड. एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड. NADP. ठीक है, कोएंजाइम्स है निकोटा एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. निकोटा एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ठीक है, ये जो है क्या है, कोएंजाइम्स. आप प्लांट फिजियोलॉजी में एंजाइम्स को रीड करोगे. थर्ड आता है कैटालिटिक एक्टिविटीज. कैटालिटिक एक्टिविटीज इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम एंजाइम्स. कैटालिटिक एक्टिविटीज उस समय खत्म हो जाती है यदि कोफैक्टर्स को एंजाइम से रिमूव कर दी जाए, which testified that they play a crucial role in catalytic activities of the enzymes. और इस तरीके से there are 3 type of enzyme. समरी पूरे लेसन का एकदम शॉर्ट फॉर्म है, कंक्लूजन्स पॉइंट है. समरी से भी क्वेश्चंस बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो इस समरी को आप रीड कर लोगे. स्पेशली समरी में बेसिकली इम्पोर्टेंट थिंग्स है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हैं. फॉर एग्जांपल 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, फैट्स एंड ऑयल एंड ग्लिसराइड्स, ये सब क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं. फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन से आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो 3 टाइप हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड्स, ये 3 मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. क्लियर. इसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स के बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए, which is basically composed of nucleotides. Clear student. फिर इसके बाद एंजाइम्स आर प्रोटीन. एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, और एंजाइम्स पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन and life and metabolism, how to relate it. So in this way we will finish this chapter. Now there is questions which is given in NCERT, that will be your home assignment. So some questions you have already done, and 3 or 4 questions I will give you. 3 questions I will give you for homework assignment. I hope you understood this chapter. Next topic is cytology, सेल डिवीज़न. अब इसे आप लोग को सेल डिवीज़न प्रिपेयर्ड होके आना है. सेल डिवीज़न नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सेल डिवीज़न का होगा, उसको आप क्लियरली कंप्लीटली उसको पढ़ कर आओगे, जिससे वीडियो से आप उसको समझ सको. थैंक यू स्टूडेंट.